गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर 11 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछली क्लास में हमने शैशवावस्था के विभिन्न रोगों के बारे में पढ़ा था। आज हम उन्हीं रोगों के आगे की ओर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज सबसे पहला है स्तनों का सूजना। स्तनों का सूजने में मतलब ये है कि जब नवजात शिशु का जन्म होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कई बार उनके जो स्तन है बहुधा जन्म के दूसरे या तीसरे दिन में अगर देखा जाए तो उनमें थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है, कड़े हो जाते हैं और वो थोड़े से उभर कर बाहर की ओर आ जाते हैं। ऐसा गर्भस्थ शिशु के रक्त में से मात्रक जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसके निकल जाने के कारण होता है, क्योंकि जब तक बच्चा माँ के गर्भ में था तब तक एस्ट्रोजन हार्मोन की क्रियाशीलता का प्रभाव उस पर भी पड़ता था। लेकिन जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन माँ के शरीर में बनता है, उस हार्मोन की क्रियाशीलता अब उसके ऊपर खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों में ये लक्षण देखने को मिलते हैं। शिशु के समय से पूर्व कई बार जैसे कि शिशुओं के स्तनों में देखा जाए अगर तो सूजन नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे कई बार कुछ दिनों के पश्चात में ये सूजन देखने को मिल सकती है। शिशु के चुचुकों को दबाने से दूध निकलता है, जिसे विच का दूध भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये जैसे ही शिशु का जन्म हो गया तो 2 से 3 दिन के अंदर उनके शिशु के स्तनों में थोड़ा सा भारीपन सा देखा जाता है। तो उनको अगर दबा दिया जाए तो उसमें से एक सफ़ेद रंग का तरल निकलता है, जिसको विच का नाम दिया गया है, तो वो बाहर की ओर आ जाता है। कभी कभी लड़कियों में मिथ्या रजोदम भी देखने को मिलती हैं, और जो छोटी बच्चियाँ होती हैं जिनका जन्म होता है, कई बार उनके उत्सर्जी अंगों के माध्यम से रक्तस्राव होते हुए देखा जा सकता है, जिसको कि मिथ्या रक्तस्राव भी कहा जा सकता है या मिथ्या मासिक धर्म भी कहा जा सकता है। इसका कारण स्पष्ट ज्ञात नहीं है, लेकिन अपराश्य गर्भस्थ शिशु के रक्त प्रवाह में एस्ट्रोजन के चले जाने के कारण ये सारा जो है प्रभाव देखने को मिलता है। अब जो ये लक्षण सामने आ रहे हैं तो इनका जो उपचार किया जाना चाहिए, उन उपचार में अगर देखा जाए तो शिशु के स्तन सूजे हो तो माता को कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसी स्थिति में शिशु के जो स्तनों को हल्का सा दबाया जाए तो उसमें से जो अतिरिक्त दूध है जो बच्चों के स्तनों के अंदर जमा हो गया है उसको बाहर निकाला जा सकता है, और चुचुकों में संक्रमण होने का भय भी नहीं रहता। इसकी वजह से 6 से 7 दिन के बाद में शिशु के स्तनों की सूजन जो है वो धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाती है, या यूँ कहा जाए कि कुछ समय पश्चात वो स्वतः ही चली जाती है। अब आता है उल्टी। अभी तक हमने पढ़ा कि शिशु के स्तनों में क्यों सूजन आती है, कैसे उसका उपचार किया जा सकता है। अगला जो है वो है उल्टी। उल्टी यानी कि बच्चों को कई बार वॉमिट होना वगैरह या वमन हो जाना। अब अगर देखा जाए तो नवजात शिशुओं में वमन जो होती है या उल्टी जो एक सामान्य सी बात है। जन्म के अगर 24 घंटे के दौरान देखा जाए तो शिशु को उल्टी होती है, जिसमें कई बार उसके मुख के माध्यम से श्लेष्मा व कभी कभी रक्त के रेशे भी जो हैं वो पाए जाते हैं, या जो श्लेष्मा और रक्त के रेशे हैं जो उनका स्त्राव उनके शरीर से मुख के माध्यम से बच्चों में बाहर होते हुए देखा जा सकता है। उसमें उल्टी शिशु द्वारा प्रसव के दौरान श्लेष्मा व रक्त के निगलने के कारण होती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और वो अपना मुख खोल लेता है तो उसके मुख के माध्यम से कुछ जैसे कि श्लेष्मा है या जो कि रक्त के कण हैं वो बच्चे के मुख के माध्यम से उसके अंदर चले जाते हैं, और जो जन्म के तुरंत बाद कई बार बच्चों में उल्टी हो जाती है, और वही श्लेष्मा और जो रक्त स्राव है, रक्त के कण हैं, वो बच्चों के उस उल्टी के माध्यम से वापस बाहर निकाल दिए जाते हैं। अगर शिशु को कई बार कृत्रिम दूध पिलाया जाता है जन्म के बाद, तो दूध के संगठन में सही अनुपात नहीं रहने के कारण भी बच्चे को उल्टी हो सकती है। यानी कि दूध अधिक गाढ़ा है या फिर वसा युक्त है, या उसमें अगर छना हुआ ना हो, या दूध ज़्यादा गाढ़ा होने की वजह से बच्चे पचा नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी अगर देखा जाए तो उनको वमन के माध्यम से बच्चे उस दूध को बाहर निकाल देते हैं, और पिलाने के तुरंत बाद बच्चा जो है वो उल्टी कर देता है।
आमाशय में कार्डियक स्फिंक्टर के शिथिल हो जाने से भी उल्टी हो जाती है, परंतु इसमें उल्टी स्वतः ही 6 से 7 दिन के पश्चात धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। या यूँ कहा जाए कि ये होने वाला एक प्राकृतिक जो लक्षण देखा जा सकता है बच्चों में, जब बच्चों में कई बार ज़्यादातर बच्चों में देखा जा सकता है, जिसमें बच्चों को स्वतः उल्टी होती है और 6 से 7 दिन के पश्चात धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाती है। अगर उल्टी में पीत के समान हरा रंग हो या उसमें यह हमेशा ही आंतरिक अवशोषण का संकेत देता है, क्योंकि निरंतर उल्टी होने से शिशु के शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जब बच्चा बार बार उल्टी कर रहा है तो बहुत अधिक मात्रा में उसके शरीर से जल की जो मात्रा है वो शिशु के शरीर से बाहर की ओर निष्कासित हो जाती है। और ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो बच्चे के शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण का अर्थ अगर देखें, निर्जलीकरण यानी कि जल की कमी। क्योंकि जब बच्चा बार बार उल्टी कर रहा है तो उसके माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में उसके शरीर से जो है जल निष्कासित हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे में जल की कमी के कारण निर्जलीकरण की स्थिति भी देखी जा सकती है। और निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पाचन तंत्र में कई बार विकार हो जाते हैं। मूत्र मार्ग का संक्रमण एवं आंगिक जो अवरोधन है उनके कारण भी निरंतर बच्चे को वमन हो जाती है, यानी कि कई बार मूत्र मार्ग में संक्रमण हो गया वगैरह, तो उसकी वजह से भी बच्चे को उल्टी वगैरह जो है उसकी समस्या हो सकती है। अब उल्टी होने पर शिशु में क्या उपचार किए जा सकते हैं? तो सबसे पहले तो उल्टी होने के कारणों की जांच करनी चाहिए कि बच्चे को किन कारण के से बच्चे को बार बार उल्टी हो रही है, और उन्हीं कारणों के आधार पर उसका जो उपचार जो है वो किया जाना चाहिए। अगर शिशु को उल्टी जन्म के पश्चात 24 घंटे के अंदर होती है तो उसके आमाशय की धुलाई जो है 5% ग्लूकोज का 30 मिलीलीटर पानी के साथ मिलाकर की जानी चाहिए। यानी कि अभी तक शिशु के उल्टी तुरंत बच्चा जब जन्म के बाद 24 घंटे के अंदर यानी कि 1 दिन के अंदर उल्टी करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके जो आमाशय है उसकी सफाई करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार उसके जो आमाशय के अंदर कुछ ऐसे तत्व चले जाते हैं माँ के गर्भ में होने पर जो कि बच्चे के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। तो उनकी सफाई के माध्यम से बच्चे की शरीर का शुद्धिकरण किया जा सकता है, जिससे कि वापस बच्चे को उल्टी होने की संभावना ना रहे। शिशु को अगर कृत्रिम दूध पिलाया जाता है तो उसमें अधिक पानी डालकर दूध पिलाया जाना चाहिए, यानी कि दूध ज़्यादा गाढ़ा नहीं देना चाहिए, वसा युक्त नहीं देना चाहिए, पतला करके दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चा जो है उस दूध को आसानी से पचा सके और बच्चे के लिए सुपाच्य बनाकर दिया जाना चाहिए। बच्चे की व्यक्तिगत स्वच्छता, बॉटल की साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि माताओं के द्वारा बच्चे की साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, जैसे बच्चों के स्वयं के शरीर की साफ़ सफाई, उसके कपड़ों की साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाए तो ऐसी स्थिति में भी संक्रमण के माध्यम से भी बच्चे को उल्टी होने की संभावना हो सकती है। दूसरा, अगर बच्चे को जो दूध पिलाया जा रहा है उस बॉटल की साफ़ सफाई नहीं की जाती है, यानी कि प्रतिदिन उसको धोया ना जाए, गर्म पानी में उबालकर साफ़ ना किया जाए, तो ऐसी स्थिति में कई बार बॉटल में अंदर चिकनाहट रह जाती है या दूध जम जाता है। तो वो दूध जब वापस उसके अंदर नया दूध डाल के बच्चे को पिलाया जाता है तो वो पहले से ही जमा दूध उसके साथ मिल जाता है और बैक्टीरिया वगैरह जो है वो शिशु की आंतों में पहुंचकर वहाँ पर संक्रमण कर देते हैं। अब जब संक्रमण उत्पन्न होता है तो उसकी वजह से बच्चे में उल्टी दस्त की समस्या वापस देखी जा सकती है। उल्टियों के कारण अंतःश्वसन में घुटन हो सकती है। कई बार बार जब उल्टी होती है तो बच्चे को आंतरिक रूप से श्वसन क्रिया करने में यानी कि श्वास लेने में बार समस्या हो सकती है। इसलिए शिशु को हमेशा करवट लिटाकर एक और मोड़ कर बच्चे को सुलाना चाहिए, ताकि शिशु के श्वसन मार्ग में उल्टी जो है वो बाधक ना बने। क्योंकि कई बार जब बच्चे को उल्टी होती है तो उल्टी बहुत तेज़ी से होने की वजह से उसके नाक या श्वसन नली में आकर फंस जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को बार श्वास लेने में तकलीफ होती है और सीधा लेटाने पर वो उल्टी के जो कुछ कण होते हैं बार उसके श्वसन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए बच्चे को एक और अगर करवट लिटाकर सुलाया जाए तो ऐसी स्थिति में उन कणों को निकालने में भी सुविधा रहती है और बच्चे को श्वसन प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल सकती है। अब आता है अपना अगला पीलिया।
पीलिया वैसे सभी जानते हैं, जिसको हम जॉन्डिस भी कहते हैं। पीलिया का लक्षण जैसे ज़्यादातर लोग पता करते हैं, जिसमें हाथ के जो नाखून है पीले हो जाने पर, आँखों में पीलापन दिखने पर, या मूत्र का रंग पीला हो जाने पर, ये जो लक्षणों के आधार पर कई बार लोगों को पहचान करवाई जाती है कि पीलिया है। तो पीलिया को अगर देखा जाए तो जॉन्डिस भी कहा जाता है। नवजात शिशु में अगर देखें तो जन्म से लेकर कई बार शिशु में प्राकृतिक रूप से पीलिया जन्मजात ही पाया जाता है, कि जन्म के समय भी बच्चों में कई बार पीलिया देखा जा सकता है। कई बार शिशु के जन्म से लेकर 10वें दिन तक बच्चे पीले हो जाते हैं, और उसे प्राकृतिक पीलिया या जॉन्डिस कहा गया है। नवजात शिशु में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ये बहुत अधिक मात्रा में टूट जाती है, जिससे कि बिलिरुबिन जो है वो रंजक जो होते हैं बढ़ जाते हैं, और ये रंजक जल में घुलनशील होते हैं। अब जो आरबीसी के अंदर बिलिरुबिन नामक एक तत्व पाया जाता है, जिसको रंजक कहा जा सकता है। ये जो रंजक है आरबीसी की लगातार टूटने की वजह से जो बिलिरुबिन रंजक हैं इनकी जो संख्या है बढ़ती जाती है, और इनकी संख्या बढ़ जाने की वजह से ये बिलिरुबिन जो है जल में घुल जाते हैं, यानी कि जल में घुलनशील होते हैं, और जल में आसानी से घुल जाते हैं, और जिसकी वजह से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इनका उपयोग शरीर में बहुत बार पीतरस बनाने में भी होता है, परंतु कई बार जैसे नवजात शिशु में एंजाइम के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी या नहीं के बराबर हो, जिससे कि रक्त कई बार पीला हो जाता है। जब एंजाइम्स के निर्माण की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं हो पाती है तो उसकी वजह से रक्त का जो रंग है वो पीला हो जाता है, और शिशु की त्वचा का रंग भी नींबू के रंग के समान पीला दिखाई देने लगता है। यानी कि यूँ कहा जा सकता है कि शिशु की त्वचा का रंग बदलकर पीला हो जाता है। लेकिन यकृत और प्लीहा के आकार में वृद्धि नहीं होती है, शिशु को भूख भी नहीं लगती है। अब जैसे पीला हो जाता है शिशु खाना खाना कम कर देता है, शिशु को बहुत अधिक नींद आती है, और मल का रंग जो है वो सामान्य ही रहता है, जिसमें जो बच्चे के द्वारा मल त्याग किया जा रहा है वो सामान्य रूप से ही होता है। अब अगर पीलिया के कारण देखे जाए तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि शिशु को पीलिया कब हुआ, कितने दिन से पीलिया के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अगर जन्म के पश्चात शिशु को 24 घंटे के भीतर पीलिया होता है तो ये बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है या जानलेवा भी हो सकता है। यह RH कारक या रक्त समूह ABO में कई बार असामान्यता पाए जाने के कारण भी उसमें जो अन्य किसी एंजाइम के कारण भी हो सकता है। या यूँ कहा जाए कि जैसे जन्म के पश्चात अगर बच्चे में पीलिया होता है तो पीलिया का जो कारण है वो RH फैक्टर हो सकता है। दूसरा ABO ग्रुप के जो ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति हैं या शिशु है उनमें असामान्य रूप से जैसे एंजाइम की क्रिया होती है, तो उसकी वजह से भी बच्चों में पीलिया होने का कारण देखा जा सकता है। माता को अगर गर्भकाल से ही फिनोबार्बिटोन नामक औषधि सेवन करने के लिए दी जाए तो उसमें भी शिशु को पीलिया कम होने की संभावना होती है। अगर जैसे महिला को पहले से ही टैबलेट लंबे समय से ले रही है तो बच्चे को पीलिया होने की संभावना नहीं रहती है। अगर देखा जाए कि पीलिया है बच्चे को, अगर प्राकृतिक रूप से पीलिया है, पीलिया का प्राकृतिक रूप से होने का मतलब ये है कि जन्म के तुरंत बाद हो जाना। पीलिया जो 24 घंटे के अंदर होता है बच्चे को तो उसको प्राकृतिक पीलिया कहा गया है। तो पीलिया का उपचार कैसे करना है, उसमें अगर सबसे पहले हमें ये देखना है कि बच्चे को प्राकृतिक पीलिया है तो प्राकृतिक पीलिया होने पर शिशु को प्रातःकाल जो सूर्य की हल्की किरणें होती हैं उसकी धूप में नग्न अवस्था में यानी कि बच्चे को पूरे कपड़े उतार कर ले जाना चाहिए, और सरसों के तेल से अगर बच्चे की मालिश की जाए उस हल्की धूप के साथ में तो बच्चों में आधे से 1 घंटे तक वहाँ पर मालिश करके उसको बच्चे को उस धूप में छोड़ा जाए, खेलने को दिया जाए तो और उसके साथ ही बच्चे को मलमल के कपड़े में लपेट कर सुला दिया जाए धूप में, या फिर ढक कर रख देना चाहिए बच्चे को ताकि वो मलमल के कपड़े में बंधा हुआ रहे और आसानी से खेले। साथ ही उसको मक्खी मच्छर वगैरह जो है वो परेशान भी ना करें,
और जो प्राकृतिक रूप से वो जो धूप का सेवन करता है उससे पीलिया के जो लक्षण है कम हो जाते हैं और जो प्राकृतिक पीलिया है वो स्वतः ही धीरे धीरे कम हो जाता है। शिशु की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे नीले रंग की रोशनी में रखना चाहिए। नीला रंग त्वचा के आसपास जो उपस्थित बिलिरुबिन को है वो रंग रहित यौगिकों में परिवर्तित कर देता है। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे को जैसे आंख पर पट्टी बांधा जाए और नीले रंग की रोशनी में, यानी कि बल्ब का जो रंग है नीला हो, और ऐसी रोशनी में अगर बच्चे को रखा जाए तो उसमें जो बिलिरुबिन जो तत्व है उसके रक्त में, उसमें जो रंग रहित यौगिकों में वो बदल जाता है और जिसकी वजह से पीलिया के जो लक्षण है वो स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। शिशु को अधिक मात्रा में तरल पेय पदार्थ देने चाहिए। तरल पेय पदार्थ का मतलब ये है कि बच्चे को अधिक से अधिक मात्रा में दूध है, जूस वगैरह है, सूप वगैरह है, दही है, छाछ वगैरह है, या इस तरह की चीज़ें जो है बच्चे को पिलाई जा सकती है, जिसकी वजह से जितना अधिक मूत्र का निष्कासन उसके शरीर से होगा उतना ही अधिक बच्चे को फ़ायदा भी रहेगा। साथ में अधिक तरल पेय पदार्थ के पीने से बच्चे में जो बिलिरुबिन की जो मात्रा बढ़ रही है वो भी कम हो जाएगी और जो शरीर का पीला रंग है वो धीरे धीरे स्वतः ही कम होकर बच्चे में सामान्य रूप से दिखाई देगा। अगला जो रोग है वो है प्रोटीन कैलोरी कुपोषण। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण रोग जो होता है सामान्यतः बच्चे के आहार में अगर देखा जाए प्रोटीन और कैलोरी दोनों ही पोषक तत्वों की लंबे समय से कमी होने की वजह से होने वाला रोग है। अगर यूँ कहा जाए कि जो प्रोटीन कैलोरी कुपोषण रोग है वो उन बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है जो कि अपने आहार में अधिक मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं ले पाते हैं, या फिर उनके आहार में अगर देखा जाए तो जो कम गुणवत्ता वाले भोज्य पदार्थ होते हैं जिसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों ही तत्व की कमी होती है, तो उन बच्चों को प्रोटीन कैलोरी कुपोषण रोग से ग्रसित देखा जा सकता है। ये ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में या फिर गरीब परिवार के जो लोग हैं या वे परिवार जिनको पोषक तत्वों का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता है तो उनमें भी ये रोग देखने को मिलता है। आहार में प्रोटीन कैलोरी दोनों ही की कमी से जो पोषण न्यूनता जनित बीमारी है उसको प्रोटीन कैलोरी कुपोषण रोग कहा गया है, या इसको सूखा रोग भी कहा जा सकता है। इसे पोषण न्यूनता जनित रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि आहार में लंबे समय से प्रोटीन और कैलोरी दोनों ही पोषक तत्वों की जो है लंबे समय से कमी चलती है, जिसकी वजह से प्रोटीन और कैलोरी की कमी होने की वजह से बच्चे इनसे प्रभावित होकर इनके लक्षण दिखाने लगते हैं, इसलिए इसको सूखा रोग भी कहा गया है। जब शिशु के आहार में केवल प्रोटीन की कमी होती है तो बच्चे में क्वाशरकर रोग हो जाता है। अगर बच्चे में देखा जाए कि प्रोटीन की कमी है, बच्चे के आहार में सिर्फ प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग है उस रोग का नाम है क्वाशरकोर। ये तो एक जैसे ये देख सकते हैं कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, और प्रोटीन व कैलोरी दोनों की कमी से होने वाला रोग जिसे सूखा रोग कह सकते हैं, या फिर इस रोग को प्रोटीन कैलोरी कुपोषण रोग भी कहा जा सकता है। तो प्रोटीन कैलोरी की कमी से होने वाला रोग है सूखा रोग या प्रोटीन कैलोरी कुपोषण रोग, और प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है जो है वो है क्वाशरकोर। अधिकांश रोग अफ्रीका देश में जो शिशु होते हैं उनमें देखा जाता है। इसके बच्चों में प्रोटीन का काफ़ी जो है दूध की जगह चावल की लेह खिलाया जाता है वहाँ पर बच्चे को, यानी कि बार बार चावल की जो लेह बनाकर उसको दिया जाए बच्चे को, तो उसकी वजह से बच्चे में प्रोटीन की कमी हो जाती है और बच्चे में ये रोग देखने को मिलता है। इसमें बच्चों के प्रोटीन का काफ़ी अभाव हो जाता है और क्वाशरकोर को शुगर बेबीज़ भी कहा जाता है।
अब जो क्वाशरकर रोग है, इस रोग का, क्वाशरकर रोग का दूसरा नाम जो है वो है शुगर बेबीज़। यानी कि बच्चों में होने वाला ये एक रोग है। फिर आता है मेरास्मस या सूखा रोग। जब शिशु के आहार में प्रोटीन व कैलोरी दोनों की ही कमी हो जाती है तो उसे मेरास्मस रोग हो जाता है। यह 2 से 4 वर्ष तक के बच्चों में अधिक होता है। यानी कि प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होने वाले रोग को सूखा रोग, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण रोग या फिर इसको मेरास्मस रोग भी कहा जा सकता है। इसके जो लक्षण हैं उसमें अगर देखा जाए तो शिशु जो है काफ़ी कमज़ोर, उसका वज़न काफ़ी कम हो जाता है, बच्चा जो एकदम दुबला पतला सा दिखाई देता है। शिशु की वृद्धि जो है, यानी कि वृद्धि दर जो बढ़नी चाहिए वो रुक जाती है और कम हो जाती है। बच्चों को बार बार देखा जाए तो दस्त लगना शुरू हो जाती है। यानी कि कुछ दिन बच्चों को दस्त रहते हैं, फिर वापस ठीक हो जाते हैं, फिर वापस बच्चों को दस्त होने की संभावना रहती है और चलती रहती है। तो ये प्रक्रिया जो है निरंतर बच्चों में देखी जा सकती है। त्वचा जो है बच्चे की शुष्क हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है, बेजान हो जाती है, या उसके ऊपर की जो चमक है वो एकदम कम हो जाती हैं। आंखें बच्चों की चमकहीन हो जाती हैं, यानी कि बच्चों की जो आंखों में तेज़ दिखाई देना चाहिए वो कम हो जाता है। हाथ पैर की जो बच्चों की मांसपेशियां हैं वो गल जाती हैं और कई बार पैरों पर अधिक दबाव आने की वजह से पैरों की जो पेशियां है मुड़ जाती है, और जिसकी वजह से अगर बच्चों के पैर जो सीधे इस तरीके से होने चाहिए वो ऐसे ना होकर तिरछे हो जाते हैं और बच्चे को चलने में कई बार समस्या भी रहती हैं। त्वचा की हड्डी है, त्वचा जो है वो हड्डी से चिपक जाती है, यानी कि बच्चा एकदम लकड़ी के समान सूखा हुआ सा दिखाई देता है। शिशु पैर के पतले हो जाते हैं, पेट बहुत अधिक उभरकर बच्चे का बाहर आ जाता है और शिशु का जो सारा वजन है अपने पैरों पर पड़ने से उसके पैर जो है वो तिरछे हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। शिशु को रक्त अल्पता नामक जो रोग है वो हो जाता है। रक्त अल्पता रोग का मतलब है एनीमिया रोग होना। पहले भी हमने पढ़ा था रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया, या इसे खून की कमी कहा जा सकता है। उसके अलावा शिशु को थकान हो जाती है, बच्चा आलस से भरपूर होता है, सुस्त दिखाई देता है और शिशु चिड़चिड़ा हो जाता है। कई बार वह अनावश्यक रूप से रोता रहता है, उदास रहता है। अधिक कुपोषण की स्थिति में बच्चे में अगर देखा जाए बच्चा निर्जीव सा, बेजान सा दिखाई देने लगता है, या यूँ कहा जाए बच्चा किसी के पास बैठना, बोलना, खेलना इस तरह का पसंद नहीं करता है और अकेले रह के बार बार रोने लगता है। शिशु में कई बार रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब होता है विभिन्न रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है किसी के भी शरीर में, हर किसी के शरीर में पाई जाती है। रोग विशेष के लिए लड़ने की जो क्षमता है वो बच्चे में कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो शिशु है बार बार नए रोगों से ग्रसित होता जाता है और बच्चा कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। उसमें विटामिन न्यूनता जन्य जो बीमारी है, यानी कि विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग हैं बच्चे में वो देखे जा सकते हैं, जिसमें कई बार बच्चों को रतौंधी है, कई बार रिकेट्स रोग है, अस्थि मृत्यु रोग है, या फिर जैसे कि बच्चों को स्कर्वी रोग है। इस तरह के रोग बच्चे में देखे जा सकते हैं। तो इनके उपचार के लिए जो क्या करना चाहिए, सबसे पहले बच्चों को कैलोरी कुपोषण से बचाने के लिए उसको अपने आहार में पौष्टिक आहार देना चाहिए। आहार में प्रोटीन और कैलोरी से जो भरपूर आहार है वो दिया जाना चाहिए। विटामिन युक्त आहार दिया जाना चाहिए। विभिन्न तरह के पोषक तत्व है, फॉलिक अम्ल है, कैल्शियम है, लोह तत्व है, ये सब दिए जाने चाहिए। प्रथम सप्ताह में शिशु को तरल पेय पदार्थ पर रखा जाना चाहिए। जैसे से शिशु भोज्य पदार्थों को पचाने लगता है तब उसको दूध के साथ शक्कर, पका केला आदि मिलाकर बच्चे को खिलाया जा सकता है। शाक और सब्जियों के जो सूप है बनाकर बच्चे को दिए जा सकते हैं। खिचड़ी को दूध या दही में मिलाकर बच्चे को खिलाया जा सकता है।
या फिर बच्चे को संतुलित पौष्टिक आहार जो बच्चे को दिया जाना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे में मेरास्मस रोग जो है वो जल्दी ठीक हो जाए और उसको रोग होने की संभावना ना हो। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को पूर्ण रूप से अगर पौष्टिक आहार दिया जाए तो बच्चा इन रोगों के जो लक्षण हैं वो बच्चे में नहीं दिखाई देते हैं और बच्चा जो है पूर्ण रूप से ठीक भी हो सकता है। इसके लिए बच्चे को 2 भोज्य पदार्थों को एक साथ बनाकर, जैसे खिचड़ी है, दलिया वगैरह है, इस तरीके से चीज़ें दी जा सकती है। सूप दिया जा सकता है और कई बार सलाद दिया जा सकता है, मिक्स फ्रूट का वगैरह बच्चे को दिए जा सकते हैं, तो उसकी वजह से बच्चे को ये रोग वगैरह देखने को ना मिले। तो आज हमने पढ़ा कि नवजात शिशु में कौन कौन से रोग देखे जाते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।